गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से 867 एवं 255 का मौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, कभी भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से बोलेगा तो पहले जो दो संख्या दिया हुआ है उसमें देखेंगे कि बड़ा कौन है। तो इसमें जो बड़ा संख्या रहता है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, यानी माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा 867, और जो उससे छोटी संख्या है इसको मान लेते हैं बी। तो बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 255। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम लोग जानते हैं कि यह होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, यही जो बड़ी संख्या है, और बी जो है उससे छोटी संख्या, और क्यू क्या है, बी से जब ए में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वही क्या हो जाएगा हमारा क्यू, और जो शेष आएगा वह हमारा क्या है आर। तो ये जो दो संख्या मांगे हैं इसको किस रूप में लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो सबसे पहला हमारा इसके बाद काम है कि 255 से भाग देंगे 867 में, यहाँ भाग दीजिए। तो 255 से भाग देंगे 867 में, तो ये देखिए 3 बार लीजिए। तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 × 6 1, 7 7 से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया 1। देखिए यहाँ जब हम 255 से भाग दिए हैं 867 में, तो हमारा भागफल कितना आया है 3, और शेषफल कितना आया है 102। यानी यहाँ हम लिख सकते हैं ए बराबर, यानी 867 बराबर बी इंटू क्यू। बी क्या है 255 गुणे क्यू है हमारा भागफल। भागफल कितना आया है 3, और प्लस आर क्या है शेषफल, यानी 102। अब क्या करेंगे कि ये क्रिया हमको तब तक करते रहना है, इसी फॉर्म में तब तक लिखना है जब तक कि जो ये आर है हमारा शून्य ना हो जाए। यानी इसके बाद अब क्या करेंगे कि देखिए ये जो शेषफल आया है 102, इससे अब हम भाग देंगे 255 में। यानी पहले किससे भाग दिए थे 255 में, तो जो शेष आता है उससे अब भाग देते हैं जिसे भाग दिए थे। यानी यहाँ हम फिर अब भाग देंगे 102 में, भाग देंगे कहाँ 255 से, भाग दीजिए तो 2 बार में जाएगा 204, घटा दीजिए 5 से 4 गया 1 और 5। यहाँ देखिए 102 से 255 में भाग दिए हैं तो भागफल कितना आया है 2, और शेषफल कितना आया है 51। यानी हम कह सकते हैं यहाँ अब हमारा जो 255 है यह हो जाएगा ए, और जिसे भाग दे रहे हैं 102 यह हमारा क्या हो जाएगा बी। यानी हम लोग कह सकते हैं 255 बराबर, देखिए 102 से भाग दे रहे हैं, भागफल कितना आया है 2, यानी 102 गुणे 2, और प्लस शेषफल कितना आया है 51। अभी भी शेषफल 0 आया है नहीं आया है, तो फिर एक कदम और आगे क्या करेंगे कि फिर ये जो शेषफल आया है इससे जिसे भाग दिया 102 से, उसमें फिर 51 से क्या करेंगे भाग देंगे। यानी हम फिर 51 से किसमें भाग देंगे 102 में, भाग दीजिए। तो देखिए 51 दूना आपका हो जाएगा 102, घटाइए तो शेषफल कितना आ गया, देखिए यहाँ जो शेष आ गया 0, और यही हमको करना है, शेष क्या लाना है 0। अब हमारे लिए जो ए है वह हो गया 102, और जो बी है वह क्या हो गया 51। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 102 बराबर, देखिए 51 से भाग दिए हैं, भागफल कितना आया है 2, यानी 51 गुणे 2, और शेष कितना आ गया 0। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ आर बराबर क्या आ गया 0, और हमको यही लाना है, जब आर बराबर 0 आएगा वही हमको क्या करना है इसको छोड़ देना है। और जिससे भाग देने पे शेषफल 0 आया, जैसे यहाँ 51 से भाग देने पर शेषफल क्या आ गया 0, तो जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आएगा वही हमारा जो ये संख्या दिया है इसका क्या हो जाएगा मौस। यानी हम लिख सकते हैं मौस ऑफ 867 255 इक्वल टू 51। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो याद रखना है जब भी यूक्लिड से पूछेगा तो सबसे पहले देखना है कि इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, जो बड़ी होगी उसको ए मानेंगे, और जो छोटी होगी उसको क्या मानेंगे बी, और ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। तो ऐसे करके बारी बारी से भाग देंगे, और जब तक ये क्रिया करेंगे कि हमारा शेषफल क्या आ जाए 0, और जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा महत्तम समवर्त्य। अगला क्वेश्चन में दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा निकालना है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम जानते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह होता है 2,
और जो सबसे छोटी यौगिक संख्या जो होता है, सबसे छोटी यौगिक संख्या हमारा होता है 4। यौगिक का मतलब होता है कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, वह क्या होता है? यौगिक संख्या। और अभाज्य संख्या होता है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, वह क्या होता है? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, सबसे छोटी होता है यौगिक संख्या 4। और पूछ रहा है कि इसी का मौसा निकालिए, यानी 2 और 4 का क्या निकालना है? मौसा। तो देखिए 2 है, 2 को गुणनखंड कीजिएगा तो केवल क्या आएगा? 2, या ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1। और 4 का गुणनखंड निकालिएगा तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो जब हम मौसा निकालते हैं, मौसफ निकालना है 2, 4, तो मौसा निकालते वक्त हम देखते हैं कि जो दोनों में उभयनिष्ठ और जो मिनिमम पावर है, यानी जो दोनों में उभयनिष्ठ है और सबसे कम पावर है, वही क्या हो जाता है? मौसा। जैसे यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है, तो जब मौसा में लेंगे तो जो 2 का पावर 1 2 से छोटा है, तो जो मौसा होता है यही हो जाता है 2 का पावर 1, यानी कितना हो जाएगा? 2। यही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन में दिया है 24 और 31 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त है, यानी जो 24 और 31 है इसका हमको क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 24 और 31 है, इसका हम लोग निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालते समय सबसे हम छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं। जैसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है। तो उसी तरह यहाँ 2 से अगर भाग लगाएंगे तो इसमें नहीं जाएगा, फिर 3 से भाग दीजिए, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 7 से चेक करते हैं, 7 3 21, 3 3 7 4, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 9 10 11, 11 से एक बार ट्राई करते हैं। देखिए 4 1 5, हाँ 11 से भाग लग जाएगा, 11 से भाग दीजिए, 11 दूना 22, 2 3, 11 दूना 22, 1 यानी 11 11, हाँ 121। अब आ गया 221। फिर देखिए तो 11 से जाएगा, नहीं जाएगा, 12 से 13 से एक बार ट्राई करते हैं, 13 का में 13 से चला जाएगा भाग, 13 से भाग दीजिए, 13 का में 13, शेष बचा 9 1, यानी 13 सत्ते 91। देखिए 17 भी क्या हो गया हमारा? अभाज्य संख्या हो गया, तो यही इसको छोड़ देंगे, यानी हम लिख सकते हैं 24 और 31 बराबर 11 गुणे 13 गुणे 17, 11 गुणे 13 गुणे 17। यही तो पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो यही आपका क्या हो गया? यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगली संख्या दिया है, यदि x बराबर 0.254, 5 और 4 के ऊपर क्या है? बार, तो इसे सरलतम रूप में व्यक्त करें। देखिए क्वेश्चन दिया है x बराबर 0.254 और 5 4 के ऊपर क्या है? बार है। तो इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप का मतलब होता है कि पहले इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे और फिर अगर कटने वाला है तो उसको क्या करेंगे? कटा देंगे। तो देखिए इसका एक ट्रिक होता है, ट्रिक से भी बताते हैं और विस्तार से ही बताएंगे। x बराबर दिया है 0.254, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि दशमलव को हटाने के बाद जो हमारी संख्या बनती है उसको लिखते हैं। तो दशमलव हटाएंगे तो हमारा संख्या बनेगा 254। इसके बाद क्या करते हैं कि जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है उस पूरी संख्या को घटा देंगे। तो देखिए 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, बट्टा हर में क्या लिखते हैं? जिन जिन संख्याओं के ऊपर बार है उसके लिए लिखते हैं 9। तो यहाँ 5 और 4 दोनों संख्याओं के ऊपर बार है तो दोनों के लिए लिखेंगे 2 9। और दशमलव के बाद जिन संख्या के ऊपर बार नहीं है उसके लिए लिखते हैं हम लोग 0, यानी यह हो जाएगा 990। और 254 से 2 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 252/990। और सरलतम रूप में लिखना है तो इसी को कटा देंगे, 2 से भाग दीजिए, 2 1 में 2, 2 दूना 4, 1 2 2 6 12। इसको 2 से भाग दीजिए, 2 चौके 8, 1 9 2 18, 1 0, 2 5 10। फिर देखिए तो 3 से भाग जाएगा, 6 2 8 1 9, 9 4 13, 3 से कट जाएगा, काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 1 में 3, 1 9, 3 6 18, 3 5 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 1 5 3 5 15, और यह हो जाएगा 14 या 42, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा, अब तो ये कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 14/55। ये हो गया कि अगर हमको ट्रिक से बनाना है, यानी अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछेगा तो इसी विधि का हम लोग यूज करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा, लॉन्ग आंसर में पूछेगा, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले दिया है x बराबर 0.254 और केवल 5 4 के ऊपर लिखनी है। इसका मतलब है कि 5 4 5 4 5 4 का क्या होगा? रिपीटेशन होगा। यानी हम कह सकते हैं x बराबर 0.254 के ऊपर बार है, तो यानी यह हो जाएगा
5 4 डॉट 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 ये अनंत तक, यानी हमेशा जो है 5 4 का क्या होगा, रिपीट होगा। इसको हम लोग मान लेते हैं कि यह क्या हो गया हमारा समीकरण 1। अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक ऐसे हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ केवल 2 है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 में दशमलव के बाद एक अंक जो है रिपीट नहीं हो रहा है तो 10 से गुणा करते हैं, यानी समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, देखिए गुणा कीजिएगा 10 से तो इधर हो जाएगा 10x और इधर गुणा कीजिएगा तो दशमलव एक अंक के बाद चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा 2.545454 ऐसे ऐसे डॉट डॉट, और इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण 2। अगला स्टेप में क्या करते हैं, पहला स्टेप में क्या किए कि दशमलव के बाद गिनते हैं कि कितनी संख्या है जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो केवल 2 है, तो 2 है तो 1 के बाद केवल एक जीरो, यानी 10 से क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा कर दिए। अगला स्टेप में जब आएंगे तब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक है जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ देखिए 5 4 5 4 5 4, यानी 2 संख्याओं का रिपीटेशन हो रहा है। तो 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे, यानी कितना से गुणा करेंगे, 100 से। तो समीकरण 2 में 100 से गुणा करने पर, देखिए समीकरण 2 में 100 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ 10x है, 100 से गुणा कीजिएगा तो यह हो जाएगा 1000x बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, दशमलव जो है 2 अंक के बाद चला जाएगा, यानी यह हो जाएगा 254.5454 ऐसे रिपीट होता रहेगा। अब हमारा आ गया 1000x बराबर 254.5454। अब अगला स्टेप क्या है कि समीकरण 3 से हम समीकरण 2 को घटाएंगे। क्या करेंगे, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाएंगे, यानी समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए 3 से 2 घटाइएगा, देखिए 1000 से 10 घटाइएगा तो यह हो जाएगा 990 और x है, यानी 1001 से 10x घटाइएगा तो 990x बराबर, देखिए यहाँ दशमलव के पहले 254 है और यहाँ दशमलव के पहले क्या है, 2 है, और दशमलव के बाद देखिए दोनों में केवल 5 4 5 4 5 4, ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी 5 4 5 4 5 4 क्या जाएगा, अनंत तक। यानी दशमलव के बाद अगर घटाइएगा तो दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, दोनों में 0, और 254 से 2 घटा दीजिएगा तो क्या बचेगा, 252, और 54 से 54 माइनस करेंगे तो 0, यानी हमारा आ गया 990x बराबर 252। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 990 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, यानी 252 बटा हो जाएगा 990, और यही ना हमारा आया था जी, 252 बटा 990, और इसी को अब कटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14 बटा 55, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर देगा एग्जाम में तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऐसे डायरेक्ट बना लेंगे, और अगर सब्जेक्टिव में देगा तो इस मेथड्स के द्वारा बनाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद 2x² + 7x + 5 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा का मान निकाले। देखिए बहुपद दिया है 2x² + 7x + 5, तो देखिए जो इसमें x² का कोफिशिएंट होता है ना, इसको बोलते हैं a, यानी a का मान कितना हो जाएगा हमारा 2, और जो x का कोफिशिएंट है यानी x का जो गुणांक है यह होता है b, यानी b का मान हो गया 7, और जो कांस्टेंट बच जाता है यह होता है c, यानी c का मान कितना दिया है 5, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फा तथा बीटा क्या है, शून्यक है। तो देखिए शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा यह होता है -b बटा a, और b कितना दिया है 7, तो -b यानी -7 बटा a कितना है 2, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया -7 बटा 2। अल्फा इंटू बीटा भी हमको चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा यानी यह होता है शून्यकों का गुणनफल, और ये होता है c बटा a। c देखिए हमारा कितना है 5 और ये कितना है 2, तो हमारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। अब पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है -7 बटा 2 प्लस अल्फा इंटू बीटा यह कितना आया है 5 बटा 2, और इसी को क्या करना है जोड़ देना है। देखिए 2 का एलसीएम कितना 2, यानी -7 प्लस 5, 7 बड़ा है माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा -2 बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा यानी क्या बचेगा -1, तो जो हमारे आंसर है कितना हो जाएगा -1, यही आंसर हो गया।
अगला क्वेश्चन दिया है, एक बहुपद को ज्ञात करें जिनके शून्यक 3 तथा -2 है। देखिए शून्यक दिया है 3 तथा -2, तो मान लेते हैं शून्य को कि अल्फा बराबर हमारा दिया है 3 तथा बीटा बराबर दिया है -2, और निकालना क्या है बहुपद। तो देखिए बहुपद निकालने का जो सूत्र होता है यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या सूत्र होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा बीटा का मान हमको दिया है, वही मान क्या करेंगे यहाँ रख देंगे। तो देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है 3 और बीटा है -2। देखिए प्लस -2 तो यह हो जाएगा -2 इंटू एक्स प्लस है अल्फा इंटू बीटा यानी 3 गुणे -2। देखिए यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 में से 2 घटाइएगा तो 1, और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा केवल x, और यहाँ गुणा करना है 3 दूना 6, और प्लस में माइनस से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -6, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, यही हमारा क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा, और यही तो पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है, द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें तथा मूलों की प्रकृति लिखे। देखिए हमारा समीकरण क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0, यह एक क्या दिया है द्विघात समीकरण। तो निकालना है विवेचक। तो देखिए विवेचक निकालने के पहले हम लोग a b c का मान निकाल लेते हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर है, इसका जो गुणांक है 9, यह हो जाता है a। उसी तरह जो x का गुणांक है यानी कोफिशिएंट है, यह हो जाता है b, यानी b हो गया 7, और जो कांस्टेंट बच जाता है यह हो जाता है हमारा c। तो देखिए पहले विवेचक निकालना है, तो विवेचक का फॉर्मूला होता है यानी विवेचक, और इसी को बोलते हैं कैपिटल डी। यह होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर तो बी के जगह पर कितना आया है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है 9 गुणे सी का मान कितना है -2, गुणा कीजिए 7 का स्क्वायर होता है 49, और देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 चौके 36 दूना 72, जोड़ दीजिए 9 2 11, 7 4 11 1 12, यानी कितना आ गया विवेचक हमारा आ गया 121 प्लस 121 है। इसका मतलब है कि यह क्या है 0 से बड़ा, यानी जो हमारा डी आया है यह 0 से क्या आया है बड़ा। अगर डी 0 से बड़ा आता है तो हम पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति भी लिखे। तो जब भी डी 0 से बड़ा आएगा, यानी यहाँ तीनों का बता देते हैं, अगर डी 0 से बड़ा आएगा तो मूल जो होते हैं यह होते हैं वास्तविक और भिन्न। डी 0 से बड़ा आएगा तो जो मूल होंगे वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे। तो इसका तो आंसर यही हो गया, लेकिन दो और कंडीशन होता है। मान लीजिए अगर डी 0 हो जाए तो इसको भी बता देते हैं, अगर डी 0 के बराबर हो जाता है तो इसमें भी मूल क्या होते हैं वास्तविक ही होते हैं, लेकिन दोनों मूल जो होंगे समान होंगे, ठीक है। और मान लीजिए कहीं डी जो है 0 से छोटा आ जाए, माइनस में आ जाए, यानी डी जो है लेस देन 0 हो जाए, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, यानी कोई भी जो है वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसको याद कर लीजिएगा, अगर डी 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न, 0 के बराबर है तो वास्तविक और समान, और डी 0 से छोटा आ गया तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में दिया है, एक द्विघात समीकरण लिखे जिसके मूल -9 तथा 4 है। क्या लिखना है, एक द्विघात समीकरण और क्या दे दिया है मूल दिया है। तो मान लेते हैं, माना कि एक मूल मान लेते हैं अल्फा, यानी माना कि अल्फा बराबर -9 तथा बीटा बराबर 4, यानी दोनों मूल को हम लोग क्या मान लिया अल्फा और बीटा। अल्फा हो गया -9 और बीटा क्या हो गया 4, और हमको लिखना है द्विघात समीकरण। तो देखिए द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए जो फॉर्मूला होता है यह होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यानी क्या फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी मूलों का योग इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो अल्फा और बीटा का मान दिया है, इसको मान रख देते हैं,
ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा है -9 प्लस बीटा है 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी ये हो जाएगा -9 गुणे 4 बराबर कितना 0। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इधर देखिए यहाँ 9 बड़ा है और 4 छोटा है, और 9 क्या है, माइनस, इसका मतलब 9 से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 5, लेकिन क्या आएगा -5 और इंटू एक्स, क्योंकि -9 है और 4 प्लस 4 है, तो प्लस वाला छोटा है माइनस वाला बड़ा है, तो माइनस का सीन आएगा, और 9 से 4 घटाएंगे तो 5, और इधर गुणा कर दीजिए, प्लस में माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस, और 9 चौके 36 बराबर 0। ब्रैकेट को हटाइएगा, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, देखिए यहाँ ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस इंटू माइनस, तो ये हो जाता है प्लस, यानी माइनस इंटू माइनस प्लस 5x माइनस 36 बराबर 0। तो जो हमारा द्विघात समीकरण पूछ रहा है वह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 36 बराबर 0, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिया है, यदि दो प्राकृत संख्याओं का योग 27 है तथा उनका गुणनफल 182, तो इन संबंधों को समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करें। यानी जो संबंध ये दिया गया है प्राकृत संख्याओं का, इसको किसके रूप में लिखना है, समीकरण के रूप में। तो देखिए यहाँ प्राकृत संख्या तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इन दोनों प्राकृत संख्याओं को कुछ मान लेते हैं। माना कि एक प्राकृत संख्या x तथा दूसरी प्राकृत संख्या y है। क्या मान लिए, एक प्राकृत संख्या x तथा दूसरी प्राकृत संख्या क्या है, y है। अब पढ़ते हैं, देखिए पहला कंडीशन क्या दिया है कि दो प्राकृत संख्याओं का योग 27 है, यानी अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 27। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं, प्रश्न से हम कह सकते हैं कि दोनों को जोड़ने पर यानी x प्लस वाई बराबर जो है कितना आएगा 27। यह हो गया हमारा समीकरण एक, यानी दो प्राकृत संख्याओं का योग 27, तो हमारा क्या आ गया x प्लस वाई बराबर 27। तथा बोल रहा है कि उनका गुणनफल 182 है, यानी अगर इन दो संख्याओं को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 82। तो गुणा कर दीजिए, x में y से गुणा करेंगे, यानी एक्स वाई बराबर हो जाएगा हमारा 182। यह हो गया हमारा समीकरण 2। यही तो पूछ रहा है कि इन संबंधों को समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करें, तो इतना ही आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि संख्या निकाले तो इन दोनों को क्या करते, फिर हल करते, लेकिन अभी केवल क्या पूछा है कि समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करें। तो हमारा जो समीकरण है x प्लस वाई बराबर 27 और x इंटू वाई बराबर 182, यही दोनों जो हमारा समीकरण आया है, यही हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, सिद्ध करे कि √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछता है तो सबसे पहले इसको मान लेंगे कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। यानी माना कि √3 + 2 एक परिमेय संख्या है। देखिए √3 + 2 एक अगर परिमेय संख्या माने हैं तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं √3 + 2 बराबर p/q। p/q क्या होता है, परिमेय संख्या जहां p और q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या क्या होता है, p/q के रूप में हो, p और q पूर्णांक है, और q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, यानी 0 के अलावा q कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए √3 + 2 बराबर कितना आ गया, p/q। 2 को दोनों तरफ से माइनस करते हैं, इधर से माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा, केवल √3, इधर 2 माइनस कीजिएगा तो आएगा p/q - 2। या ऐसे भी लिख सकते हैं √3 बराबर, एलसीएम लीजिएगा तो q, यहाँ p - 2q। अब यहाँ समझना ये है कि देखिए √3 जो होता है यह एक होता है अपरिमेय संख्या, और देखिए p पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, यानी पूर्णांक से पूर्णांक घटाएंगे तो ये भी क्या होगा, पूर्णांक, और नीचे q है तो ये भी क्या है, हमारा पूर्णांक है। तो पूर्णांक बटा पूर्णांक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, और इधर क्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या। यानी हम मान लीजिए इसको समीकरण एक मानते हैं, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 में दाया पक्ष ये है, दाया पक्ष एक परिमेय संख्या है
जबकि बायां पक्ष √3, और √3 क्या होता है? अपरिमेय संख्या, यानी जबकि बायां पक्ष एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, इधर हो गया अपरिमेय संख्या, इधर है परिमेय संख्या, यानी हम लिख सकते हैं इस तरह हम विरोधाभास पाते हैं। विरोधाभास हम लोग कैसे पा रहे हैं जी? माने हैं कि यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो दोनों तरफ परिमेय आना चाहिए, और इधर क्या हो गया? अपरिमेय, और इधर क्या हो गया? परिमेय, यानी इस तरह हम लोग क्या हो गए? विरोधाभास पा गए। यानी विरोधाभास पाते हैं कि √3 + 2 एक परिमेय संख्या है। हमारा मानना गलत है। यानी हम जो माने हैं कि √3 + 2 एक परिमेय संख्या है, यह क्या हो गया? गलत हो गया। इसलिए कह सकते हैं कि √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह जब भी प्रूव करना हो इस तरह क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मान लेंगे कि वह क्या है? एक परिमेय संख्या है, और फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे और लास्ट में आएगा कि इधर आ जाएगा अपरिमेय और इधर क्या आ जाएगा? परिमेय। यानी यह क्या हो जाएगा? एक विरोधाभास हो जाएगा कि एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय। ये तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब जो हमारा मानना है कि यह एक परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब कि √3 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। आज के वीडियो में हम लोग जो है इतना ही क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी आस पड़ोस आपके दोस्त हैं उसको भी वीडियो को शेयर कीजिए। इस पे रेगुलर जो है नए नए वीडियो आते रहेंगे। और आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।